Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts friends। आज का वीडियो जो है वो थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का चैप्टर है, उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें हमने पिछले पार्ट में जब स्टार्ट किया था तो कुछ नए टर्म्स को सीखना शुरू किया था, उसी का कंटिन्यूएशन है सेकेंड पार्ट। इसमें हम कुछ और नए टर्म्स को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म आता है यहाँ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाम से ही लग रहा है रिवर्सिबल मतलब ऐसा जो कि रिवर्स हो सके, मतलब कि चल रहा है और वापस किसी भी समय आ सके। इरिवर्सिबल का मतलब जो कि प्रोसेस हो रही है तो वो वापस रिवर्स ना हो सके, वापस ना हो सके, ऐसे हम प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहेंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। समझ लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने एक पिस्टन लगा रखा है, ठीक, और इसमें कोई गैस भरी हुई है, ठीक। अब इस पिस्टन के ऊपर हमने छोटे छोटे से वेट रखे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे वेट्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पर एक वेट हटाते हैं, थोड़ा सा वेट हल्का सा हमने हटाया, इसका मतलब जो प्रेशर था हमने थोड़ा सा कम किया, जो पिस्टन से प्रेशर हो रहा था वो थोड़ा सा कम किया। प्रेशर कम करने से क्या हुआ, पिस्टन पीछे की तरफ मूव होगा। कैसे मूव होगा, प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि गैस एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम उसको बढ़ेगा तो उसको पुश करेगा, पिस्टन थोड़ा सा पीछे होगा, ठीक है। लेकिन ये कितना होगा, थोड़ा सा ही होगा। जब तक कि अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं है तब तक पिस्टन मूव करेगा हल्का सा, और जैसे ही अंदर और बाहर का प्रेशर इक्वल हो जाएगा पिस्टन रुक जाएगा, ठीक। तो ये एक छोटा सा मूवमेंट हुआ। फिर हमने क्या किया, फिर धीरे से एक और वेट हटाया थोड़ा सा। फिर क्या होगा, फिर धीरे से प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया तो इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है तो मोशन होगा, पिस्टन पीछे की तरफ मूव होगा, और फिर एक जगह जाके जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो जाएगा पिस्टन फिर रुक जाएगा। तो अगर हम ऐसे करें, धीरे धीरे छोटे छोटे वेट्स हटाते जाएं तो क्या होगा, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, प्रोसेस हो रही है स्लोली, ठीक है। और किसी भी पोजीशन पे, क्योंकि ये बहुत धीमे धीमे हो रहा है, तो किसी भी पोजीशन पे अगर हमने वेट रख दिया तो जो थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरका था वो वापस नीचे भी आ सकता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो है ना। तो छोटा सा चेंज अगर हो रहा है तो उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे रिवर्सिबल। अब इसी जगह अगर सेम कंटेनर पे सेम गैस है और सेम पिस्टन है, सपोज करिए फिर से सेम गैस है और सेम पिस्टन लगा है। अब हमने सडनली इस पिस्टन को क्या किया, मूव करा दिया ज़्यादा सा, समझ लिए सडनली हमने इसको इतना सरका दिया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होगा, सडन एक्सपेंशन होगा गैस का। एकदम से हमने पिस्टन को बहुत सारा मूवमेंट दे दिया, पीछे की तरफ खींच लिया, यानी कि इंटरनल प्रेशर बढ़ा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया। अब क्या होगा, सडन प्रेशर हटा तो सडन एक्सपेंशन हुआ गैस का, ठीक। तो अब क्या इतना जो हमने सडन प्रेशर हटाया था, क्या हम उसको वापस उतना ही कर सकते हैं सडनली? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब गैस एक्सपैंड हो चुकी है। अब हमको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा उसको वापस लाने के लिए। तो ऐसी प्रोसेस जिसको कि हम रिवर्स नहीं कर सकते या बहुत मुश्किल है उसको रिवर्स करने के लिए, ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। तो ये तो डिफरेंस हो गया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। समझ लीजिए हमें ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि हम सीढ़ियों से चढ़ के चले जाएं, और दूसरा है कि हम एक स्लोप है उस पे से चढ़ के चले जाएं। तो अब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं तो हम एक स्टेप चढ़े तो कुछ हाइट डिफरेंस आया, फिर दूसरा स्टेप चढ़े कुछ और हाइट डिफरेंस आया, फिर तीसरा स्टेप। तो
ऐसे 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 बहुत तेज़ी से हाइट में डिफरेंस आ रहा है। ठीक, उसी जगह अगर हम स्लोप से चढ़ना शुरू करें तो हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, हम ऐसे जंप नहीं कर सकते ना, जैसे कि स्टेप्स पे कर रहे हैं, तो हम बहुत धीमे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बताइए, ऊपर जाते जाते नीचे से किसी ने आवाज़ लगाई वापस आओ, तो क्योंकि जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से ऊपर चढ़ गया, तो क्या वो उसका मन करेगा वापस आने का? नहीं, क्योंकि वापस आना कठिन हो गया। उसी जगह जो स्लोप से चढ़ रहा था वो धीरे धीरे चढ़ रहा था ना, क्योंकि वो छोटे छोटे हाइट इंक्रीज हो रही थी उसकी, तो वो बहुत ही दूर नहीं गया था, तो उसका वापस आना इजी है। तो ऐसी रिएक्शन जो कि बहुत स्लोली प्रोग्रेस कर रही है उसमें रिवर्स होना इजी है। तो ऐसी रिएक्शंस जो कि स्लोली हो रही हैं और रिवर्स होना पॉसिबल है, ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस, और सॉरी नॉट रिएक्शंस, प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, और उसके अपोजिट में जो रिएक्शंस जो प्रोसेस बहुत सडनली हो रही है, फास्टली हो रही है, तो उसको हम रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी प्रोसेस को हम कहेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये तो हो गई डेफिनेशन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल की। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। पहले आते हैं रिवर्सिबल में। तो फर्स्ट पॉइंट जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। वेरी स्लो प्रोसेस मीन्स इट इज़ वेरी 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 स्लो प्रोसेस यू कैन से, और वी कैन से इट, एक पॉइंट हो सकता है, इट ऑलवेज फॉलो द रिवर्सिबल पाथ, follows the reversible path। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू प्रोसेस, टू डू द प्रोसेस, टेक्स इनफाइनाइट टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस। सो क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है तो ये इनफाइनाइट टाइम लेगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी, धीरे 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 चल रही है। ठीक है, फिर एक और पॉइंट जान लीजिए, क्योंकि हम कह रहे हैं इनफाइनाइट है, इसलिए इन प्रैक्टिकल क्या ऐसी चीज़ पॉसिबल है, या हम कभी ऐसा कुछ करना चाहेंगे कि जो इनफाइनाइट हो हम उसको स्टडी ही कैसे करेंगे जब वो ख़त्म ही नहीं हो रही है प्रोसेस? तो सो इस तरह की जो प्रोसेस होती है ये मोस्टली इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी प्रोसेस प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और पॉइंट जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज सपोज दैट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, बहुत स्लो हो रही है, तो जैसे कि मैंने बोला पिस्टन हटाया, छोटा सा वेट हटाया, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ पिस्टन का, जैसे कि प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस आया था तो मूवमेंट हुआ। जैसे ही क्योंकि छोटा सा चेंज था तो थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों प्रेशर इक्वल हो गए और फिर रुक गया। इसी तरह फिर वेट हटाया, थोड़ा सा डिफरेंस आया और फिर इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया, फिर रुक गया। तो ऐसी रिएक्शंस क्या होती है, हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग बीच में इक्विलिब्रियम बना रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता क्योंकि बहुत स्मॉल स्टेप्स में हो रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस पे। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, जैसे बोला वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, सडनली शुरू होगी सडनली ख़त्म हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इतनी फास्ट प्रोसेस को रोकना बहुत मुश्किल है। जब रोक ही नहीं पा रहे तो रिवर्स कैसे करेंगे, सवाल ही नहीं उठता रिवर्स करने का। सो हम कह सकते हैं इट फॉलोज ऑलवेज इरिवर्सिबल पाथ, follows irreversible path। ठीक है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। द नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इट टेक्स फाइनाइट टाइम टू फिनिश द प्रोसेस।
तो एक फाइनाइट टाइम में प्रोसेस फिनिश हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। Natural process means it occurs naturally, it is fully practical, not like the imaginary process जो कि रिवर्सिबल में है। ये नेचुरल प्रोसेस है, नॉर्मली यही प्रोसेस होती है जो कि इरिवर्सिबल है। सो जो भी नॉर्मल प्रोसेस है, अब हम यहाँ से दूसरी तरीके से समझिए, जो भी नॉर्मल प्रोसेसेस होती हैं जो हम लोग करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस है, शुरू हुई ख़त्म हुई, वो सारी की सारी कैसी होती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे। वहाँ पर पिछले वाले में क्या था? हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग बीच इक्विलिब्रियम बना रहता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो हमें इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? या तो बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस में मिलेगा या फिर एंड ऑफ द प्रोसेस में मिलेगा। इतनी फास्ट प्रोसेस है, बीच में इक्विलिब्रियम का कोई चांस ही नहीं है ना। इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बैलेंस हो। तो जब फास्ट प्रोसेस है तो वो तो कीप ऑन गोइंग है ना, उसमें बैलेंस की बात ही नहीं है। बैलेंस तो तभी होगा जब रुकेगी, जब रुक गया मतलब जब बैलेंस हो गया तभी रुकेगा, खत्म बात। तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट only in the beginning and at the end of the process। ठीक है ना। एक और पॉइंट जो कि बताना ज़रूरी है वो ये है कि वर्क obtained is maximum in reversible। work obtained is maximum। रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें जो वर्क होगा वो मैक्सिमम मिलेगा, और इसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर इरिवर्सिबल में वर्क obtained is not maximum। भाई जब बहुत स्लो हो रही है तो बहुत अच्छा सा वर्क होगा, बहुत मैक्सिमम वर्क हम ऑब्टेन करेंगे, लेकिन जब फास्ट हो गई उसमें वर्क डन बहुत मैक्सिमम नहीं हो सकता, मैक्सिमम से कम होगा। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट कुछ और प्रोसेसेस के बारे में जान लेते हैं। इसमें है नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर से। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, द प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। तो याद रखिए हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी क्या होगा? ज़ीरो होगा। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, हमेशा ज़ीरो होगा। नेक्स्ट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। नाउ बार से एक हिंट मिलता है, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का यूनिट है, यानी कि आइसोबारिक प्रेशर से रिलेटेड है। तो प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसी प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है उसे हम कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। सो इस केस में क्या होगा? जब आइसोबारिक प्रोसेस होगी तो हम मानेंगे डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि चेंज इन प्रेशर ज़ीरो है। क्योंकि कांस्टेंट है तो कोई इनिशियल और फाइनल प्रेशर है ही नहीं डिफरेंट, तो प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जहाँ की चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो है, यानी कि प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। अब ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पर इन टर्म्स का यूज़ होगा।
तो जब इन टर्म्स का यूज़ होगा तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है उसे हमें ज़ीरो करना होगा जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, इसलिए इन सबको जानना जरूरी है। अब नेक्स्ट काम है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा क्यू ये हो जाता है ज़ीरो। अब क्यू क्या होता है, क्यू होता है हीट, तो हीट डिफरेंस ज़ीरो है, तो प्रोसेस ऐसी प्रोसेस जहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट डिफरेंस ज़ीरो है, तो ऐसी प्रोसेस एट कांस्टेंट हीट, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। और इस केस में हम डेल्टा क्यू को ज़ीरो रखेंगे। डेल्टा क्यू क्या है हमारा, डिफरेंस इन द हीट ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल, और वी कैन से लाइक दैट। चलो नेक्स्ट कम इन द सीरीज इज द साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है, पहले हम सपोज करिए हमारे पास इनिशियल स्टेट ए है और यहाँ से हम फाइनल स्टेट पहुँचे बी पर। अब अगर बी से ए पर वापस चले जाए इनिशियल स्टेट पर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सिंपली हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि हम इनिशियल स्टेट पर वापस आ गए। अब इनिशियल स्टेट पे वापस आने का एक और तरीका भी हो सकता है, ए से स्टार्ट करें, बी पे पहुँचे, बी से सी पे गए, सी से डी पर गए और डी से फिर ए पर आए। अब इस केस में भी हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट हमारा ए था और फाइनल स्टेट भी हमारा ए हो गया, यानी कि हम वापस उसी जगह आ गए हैं जहाँ से शुरू किया था। तो दोनों ही कंडीशंस में हम इनिशियल स्टेट पर हैं। तो डिफरेंस क्या है, जो दूसरी वाली है ये है साइक्लिक प्रोसेस। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वो डिफरेंट पाथ से होकर हो रही है, ठीक है। अ प्रोसेस विच यूजेस डिफरेंट पाथ टू रीच द इनिशियल स्टेट, इट्स कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। समझ गए। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है सिंपल भाषा में, सपोज करिए एक नदी है, नदी की पे से इवेपोरेशन हुआ और नदी के ऊपर क्लाउड्स बने, ठीक है। अब क्लाउड्स वहीं पर बारिश कर दें और वो पानी गिर जाए उसी नदी में उसी जगह पर, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक नदी है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ और यहाँ पर क्लाउड्स बने। अब क्लाउड्स ने रेन कर दी और पानी यहीं गिर गया, तो ये जो प्रोसेस हुई ये कैसी हुई, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुई हम कह सकते हैं, या फिर एक प्रोसेस हुई जहाँ पर गया और वापस इनिशियल स्टेट पर आ गया। अब इसी प्रोसेस को दूसरे तरीके से हो सकती है, ये हमारा रिवर है, यहाँ से इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड्स बने, अब ये क्लाउड्स उड़ के कहीं और गए, ठीक है। अब उस जगह उन्होंने क्या किया, रेन बारिश करी। अब ये पानी जो यहाँ पर आया, ये पानी फ्लो होकर वापस रिवर में आया, तो जो वाटर था क्या हुआ, पानी से इवेपोरेट हुआ, क्लाउड्स में गया, क्लाउड्स कहीं और गए, वहाँ से बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो पानी ज़मीन पे गिरा वो वापस बहकर रिवर में आया। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यहाँ भी वापस इनिशियल स्टेट में आ गया, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आ गया, लेकिन इस प्रोसेस को हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ की प्रोसेस का पाथ डिफरेंट है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है बट डिफरेंट पाथ से अगर होकर आ रहा है तो साइक्लिक प्रोसेस, अगर सेम पाथ से होकर आ रहा है तो ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म है वो कि एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। नाउ हमने पार्ट 1 में पढ़ा है प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि स्टेट ऑफ द सिस्टम में पढ़ा था, स्टेट फंक्शंस पढ़ा था। वो क्या थी, प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होती हैं, उन्हें स्टेट फंक्शंस कहते हैं। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम फिर से रीग्रुप करेंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया दूसरा है। क्राइटेरिया क्या है, अमाउंट ऑफ द मैटर। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, द प्रॉपर्टीज which
the properties which depends on the amount of the matter, which depends on the amount of the matter are called extensive properties। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मैटर के अमाउंट पर डिपेंड कर रही हैं। अगर अमाउंट हमने ज़्यादा ले लिया तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जैसे कि एग्जांपल ले लें, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके। जैसे कि पहला एग्जांपल हम ले लें मास का। अब किसी मैटर का हमने अमाउंट दो जगह रखा है, सेम मैटर को दो जगह ले लिया है, एक जगह कम अमाउंट रखा है, एक जगह ज़्यादा अमाउंट रखा है, तो मास दोनों जगह सेम होगा कि डिफरेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट डिफरेंट है, मास डिफरेंट होगा। कम वाले का मास कम होगा, ज़्यादा अमाउंट का मास ज़्यादा हो गया। तो यानी कि मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेम थिंग विद द वॉल्यूम। जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा। अमाउंट अगर कम लेंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड कर रही है। इसी तरह और एग्जांपल ले लें, नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर किसी सैंपल का थोड़ा सा अमाउंट लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स अलग होंगे, और सेम सैंपल का हम अगर ज़्यादा सा अमाउंट ले लें तो नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट पे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कम अमाउंट पे कम नंबर्स ऑफ मोल होंगे। क्लियर है? तो ऐसी प्रॉपर्टी यानी कि नंबर ऑफ मोल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह कुछ और है, जैसे कि ऑल काइंड ऑफ एनर्जीज, यानी कि इंटरनल एनर्जी, यू, देन इंथैल्पी, इंथैल्पी हम एच से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। ये सारी जो एनर्जीज हैं ये भी अमाउंट पर डिपेंड करती हैं। अगर हमने अमाउंट कम लिया है तो एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, अमाउंट ज़्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी भी एक प्रॉपर्टी है जो कि अमाउंट पर डिपेंड करती है। नाउ अब आ जाते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का अपोजिट होगा द प्रॉपर्टीज which does not depends on the amount of the matter। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लीजिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। पहला है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है? किसी भी सैंपल का एसिडिटी अगर हम नाप रहे हैं किसी स्केल पर तो उसे हमें पीएच स्केल कहते हैं। अब हमने सेम सैंपल के दो अलग अलग अमाउंट ले लिए हैं, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, सपोज करिए। तो क्या दोनों सेम सैंपल है, दो अलग अलग अमाउंट है, एक जगह 5 ml है और एक जगह 15 ml है, तो क्या दोनों का पीएच डिफरेंट होगा? नहीं होगा। पीएच हमेशा सेम रहेगा क्योंकि सैंपल सेम है, उसकी जो भी एसिडिटी है वो हमेशा सेम रहेगी ना, चाहे हम कितने अलग अलग जगह उसको रखते हैं। सो पीएच एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। उसी तरह नेक्स्ट है टेम्परेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी। आपने एक नदी पे गए, 2 कंटेनर में पानी लिया, ठीक है, अमाउंट अलग अलग है, एक में थोड़ा सा पानी लिया और एक कंटेनर में ज़्यादा सा पानी लिया। अब दोनों का टेम्परेचर नापिए, क्या टेम्परेचर डिफरेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक उसी नदी, सेम नदी से दोनों पानी लिया है, तो जो नदी का टेम्परेचर है वही दोनों कंटेनर में भी टेम्परेचर वही होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं हो रही कि ज़्यादा पानी का टेम्परेचर ज़्यादा है, कम पानी का टेम्परेचर कम है, नहीं। इसी तरह आता है एक प्रेशर। प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रेशर हमेशा अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी सीरीज में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। जो उस सैंपल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा वही रहेगा, चाहे हम वो अमाउंट थोड़ा सा ले लें चाहे ज़्यादा से ले लें। इसी तरह है डेंसिटी। अब इसको कैसे समझे? डेंसिटी कैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हमने एक हनी का एक सैंपल लिया, ठीक है। अब उस सैंपल को हमने दो भागों में कर लिया, एक थोड़ा सा लिया और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा सा ले लिया, दो पार्ट कर लिए। अब हम डेंसिटी चेक करेंगे तो क्या डेंसिटी डिफरेंट होगी दोनों सैंपल्स की? नहीं होगी, क्योंकि सैंपल तो सेम है। उस सैंपल की जो डेंसिटी है वो हमेशा वही रहेगी, चाहे हम एक ड्रॉप की भी डेंसिटी चेक कर लें, चाहे हम पूरे कंटेनर की डेंसिटी चेक कर लें, डेंसिटी नहीं बदलेगी। सो डेंसिटी अमाउंट डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर? इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, और क्या कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन, और विस्कोसिटी हो गया, विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं। एक और आता है स्पेसिफिक हीट, हीट कैपेसिटी। ये आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये पर्टिकुलर सैंपल के लिए पर्टिकुलर है, चाहे वो थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा सा हो। सो फ्रेंड, इसी के साथ ये वीडियो अब यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, और बहुत कुछ पढ़ना बचा है इस चैप्टर में। इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बोरिंग ना हो इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सो मेक श्योर कि आप हर एक पार्ट्स को पढ़िए, समझिए और स्टेप वाइज सीखिए, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। टिल देन, थैंक यू।